हेलो क्लास 12th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में जो हमारा नया लेसन प्रारंभ हुआ था, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। तो औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास में आप लोगों को औद्योगिकरण में सहायक दशाएं, इनके बारे में बता दिया था। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण। तो आइए इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण। तो भारत जो है वह स्वतंत्रता के समय मुख्य आधुनिक उद्योग, यहाँ का क्या था, कपास जिससे रुई बनती है, जूट, कोयले तथा रेलवे संबंधी उद्योग थे यहाँ पर। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय सरकार ने क्या किया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आवश्यक समझा और उसे विशेष प्राथमिकता दी। तो जब उसे विशेष प्राथमिकता दी तो इस दृष्टिकोण में भारतीय जो हैं आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, खनन एवं कुछ अन्य परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसमें इन परियोजनाओं का परिचालन सरकार द्वारा ही संभव था। क्योंकि यह अनुभव किया गया कि ये सभी परियोजनाएं निजी उद्योगों के फलने फूलने के लिए भी आवश्यक थी। फिर स्वतंत्र भारत में सरकार ने मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया। मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया जिसके अंतर्गत कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छूट दे दी गई और कुछ शर्तें या नियम निर्धारित किए गए। तो सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत जो है सरकारी लाइसेंस अनुज्ञापन की आवश्यकता बना दी गई। तो जब ये बनाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं वह देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित किए जाएं, जिससे क्या होगा कि पूरे देश में औद्योगिक विकास हो जाएगा। तो पूरे देश में औद्योगिक विकास जब हो जाएगा तो इसमें बंगलुरु स्वतंत्रता में से सबसे पहले औपनिवेशिक शासकों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए अधिकांश उद्योग बंदरगाह वाले तटीय नगरों में स्थापित कर दिए। जब ये तटीय नगरों में स्थापित कर दिए गए तो उस समय अधिकांश उद्योग मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में स्थित किए गए। तो स्वतंत्र भारत सरकार ने अपनी नीति के अनुसार पूर्व औद्योगिक केंद्रों के अतिरिक्त बड़ौदा, कोयम्बटूर और बेंगलोर, पुणे, फरीदाबाद, राजकोट यहाँ पे औद्योगिक संस्थान स्थापित करवाए। फिर इसी काल में देश की सरकार जो थी अन्य लघु स्तर के उद्योगों को स्थापित करने के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देने लगी।
तो सरकार ने क्या किया कि सरकार की इस नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को लघु स्तर के उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया और मुख्य रूप से कागज़, लकड़ी का सामान, लेखन सामग्री, शीशा एवं चीनी मिट्टी के उद्योगों को स्थान दिया गया। तो जब एक सर्वेक्षण किया गया तो उस सर्वेक्षण किया गया 1991 में। तो उसमें सर्वेक्षण में ये देखा गया कि 72% लोग लघु स्तर के उद्योगों में काम कर रहे हैं, जबकि 28% लोग बड़े उद्योगों संस्थानों से जुड़े हुए थे। तो ये हमारा था भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण। और अब हमारा दूसरा टॉपिक है भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। तो भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। तो इसमें जो है आधुनिक युग में विश्व के बाज़ारों में जो होने वाला सबसे प्रभावकारी परिवर्तन है वो था भूमंडलीकरण। जब भूमंडलीकरण सबसे प्रभावकारी परिवर्तन था तथा उदारीकरण जो है यह देश में 1990 के दशक में 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति को अपना लिया गया। तो जब इस नीति को अपनाया गया तो भारत सरकार ने निजी कंपनियों को विशेष रूप से विदेशी कंपनियों को देश में उन क्षेत्रों में निवेश की छूट दे दी जो क्षेत्र पारंपरिक रूप से सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो उसमें क्या था, दूरसंचार था, नागरिक उड्डयन था, ऊर्जा और कुछ ऐसे क्षेत्र थे। इसके अतिरिक्त उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पुरानी अनुज्ञाति का लाइसेंस नीति भी थी और उसको परिवर्तित कर दिया। तो जो उदारीकरण की नीति के परिणाम थे तो भारतीय औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। तो जो परिवर्तन उसमें हुए औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में, अब उन परिवर्तनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि वह कौन से परिवर्तन थे। तो उसमें पहला था हमारा परिवर्तन बहुउद्देशीय कंपनियों का आगमन। पहला पॉइंट था बहुउद्देशीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें जो है उदारीकरण की नीति जो है लागू होने पर भारत में बहुउद्देशीय कंपनियों का तेज़ी से आगमन हुआ। जब उनका तेज़ी से आगमन हुआ तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहां एक और अनेक बहुउद्देशीय कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को खरीद लिया, वहीं कुछ भारतीय कंपनियों ने बहुउद्देशीय कंपनियां बन गई। तो इससे व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। तो अब इसमें क्या था कि जैसे पार्ले एक भारतीय
पेय कंपनी थी। इसे बहुउद्देशीय कंपनी कोका कोला ने खरीद लिया। पार्ले कंपनी की कुछ वार्षिक आय जैसे 250 करोड़ थी, इसमें जो है कोको कोला कंपनी द्वारा केवल विज्ञापन पर ही 400 करोड़ खर्च किया गया। तो इससे यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि कोको कोला के आगमन से पेय की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई होगी। इसी प्रकार खुदरा व्यापार के क्षेत्र में भी बहुउद्देशीय कंपनियों का प्रवेश हो गया और वॉलमार्ट, कैरीफोर तथा टेस्को ये इसी प्रकार की कंपनियां थीं। फिर उसके बाद जो है उदारीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश की शुरुआत की गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के मन में असुरक्षा के भाव उत्पन्न होने लगे। उन्हें यह आशंका हो गई कि विनिवेश के बाद उनकी नौकरियां जा सकती हैं। ऐसा मॉडर्न फूड के विषय में हुआ। तो इस कंपनी के निजीकरण के उपरांत पहले 5 वर्ष में कंपनी के 60% कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई थी। अब दूसरा है हमारा बाह्य स्रोतों से काम करवाने की परंपरा। बाह्य स्रोतों से काम करवाने की परंपरा जो है यह उदारीकरण की नीति के अस्तित्व में आने का एक परिणाम है कि अधिकांश कंपनियां एवं संस्थान अपने स्थायी कर्मचारी की संख्या घटाते जा रहे थे और अपने विभिन्न कार्य बाह्य स्रोतों से करवा रहे थे। तो ये बाह्य स्रोत जो थे छोटी कंपनियां भी हैं। इसमें अनेक कार्य तो घरों में भी किए जा रहे थे। से बहुउद्देशीय कंपनियां तो अपने बहुउद्देशीय कंपनियों में अपने कार्य जो हैं अन्य देशों में उपलब्ध बाह्य स्रोतों से हुए। तो इसके कारण क्या हुआ कि विश्व के प्रायः सभी विकासशील देशों में सस्ते श्रमिक एवं कर्मचारी आसानी से मिलने लगे। तो जो छोटी छोटी कंपनियां कम वेतन तथा कम सुविधाएं देकर कार्य करवा लेती थीं, तो अब बड़ी कंपनियों के साथ सरकार भी अनेक कार्य ठेके पर बाह्य के स्रोतों से करवाने लगी। फिर तीसरा है इसका स्थायी नौकरियों में कमी। तो ये जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई उसके परिणाम से बाह्य स्रोतों से तथा अनुबंधन पर कार्य करवाने का प्रचलन बढ़ा और वैसे ही स्थायी नौकरियों में कटौती होने लगी। नौकरियां जो थीं उसमें स्थायी सुरक्षित रोजगार क्या होने लगे, घटने लगे। एक समय तो ऐसा था कि जब देश में बड़ी संख्या से लोग सरकारी नौकरियों पर निर्भर थे और उनकी जीविका जो है वो चल रही थी आराम से। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्या हुआ कि सरकारी नौकरियों में निरंतर घटने लगे और उससे आज ये हो गया कि बड़े उद्योगों में भी सुरक्षित रोजगार घट गए। तो ये उदारीकरण के उपरांत सरकार उद्योगों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है
और अधिगृहित भूमि पर जो उद्योग लगते हैं वे भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते, उन्हें अपनी भूमि का समुचित मुआवजा भी नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों ने क्या किया कि साधारण मजदूरी जो थी वह उसी में जीवन यापन करना पड़ा। तो इन पॉइंटों से हमने ये देखा कि उदारीकरण से अनेक हानियां हुई हैं। देश के व्यक्तियों की आय में असमानता बढ़ गई और अमीर अधिक अमीर हो गए और तथा गरीब अधिक गरीब हो गए। अब हम देखेंगे लोग काम किस तरह पाते हैं। अब हमारा ये पॉइंट है कि लोग काम किस तरह पाते हैं। तो औद्योगिक समाज का व्यवस्थित जब अध्ययन किया जाए तो उसमें यह जानना आवश्यक हो जाएगा कि लोग काम या नौकरी पर किस प्रकार प्राप्त करते हैं। भारतीय परिस्थितियों में रोजगार या नौकरी मुख्य रूप से कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हीं के अंतर्गत व्यक्ति पाता है। जैसे पहला है विज्ञापन द्वारा रोजगार प्राप्त करना। ये हमारा पॉइंट है, हेडिंग कि विज्ञापन द्वारा रोजगार प्राप्त करना। तो इसमें विज्ञापन द्वारा क्या होता है कि अनेक नौकरियां जो हैं विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती हैं और यह एक परंपरा के अनुसार जिस कार्यालय या संस्थान को किसी कार्य या पद के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उस कार्यालय में समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया जाता है और इस विज्ञापन में सभी शर्तें, पद की प्रकृति, आवश्यक योग्यता तथा दिए जाने वाले वेतन एवं सुविधाओं का भी विवरण दे दिया जाता है। और साथ ही और क्या होता है उसमें कि प्रार्थना पत्र देने के ढंग तथा प्रमाण पत्र आदि की मांग कर ली जाती है। नौकरी के इच्छुक योग्य व्यक्ति पूरे विवरण के साथ प्रार्थना पत्र भेज देते हैं तथा निर्धारित चयन प्रक्रिया को अपनाकर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है। और आज आप लोग देख रही हैं कि वर्तमान समय में इस ढंग से कुछ ही लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया विज्ञापन द्वारा रोजगार प्राप्त करना। फिर दूसरा है स्वनियोजित रोजगार प्राप्त करना। तो स्वनियोजित रोजगार जो है इसमें बहुत अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्वनियोजित रोजगार अपना रहे हैं। अब जैसे देख लेंगे हम उदाहरण के लिए कि बिजली के मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, कोचिंग करने वाले शिक्षक, वास्तुकार, फोटोग्राफर, चित्रकार, ये ऐसे रोजगार हैं कि जिन्हें इस वर्ग के सभी व्यक्ति अपने संपर्क द्वारा ही कार्य प्राप्त करते हैं। तो इन कामकारों का मानना है कि उनका काम ही उनके लिए विज्ञापन की भूमिका निभाता है। उनका काम ही उनके लिए विज्ञापन की भूमिका निकालता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य को देखकर ही उन्हें काम मिलता है। और आज वर्तमान समय में हम देखेंगे कि सभी कारीगरों को मोबाइल के माध्यम से काम मिलता है और मोबाइल की सुविधा के कारण ये अपने काम को सरल तथा नियोजित ढंग से कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से काम प्राप्त करने में
सफल भी हो रहे हैं। फिर इसी में ये तो हो गया स्वनियोजित रोजगार प्राप्त करना। फिर तीसरा है ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना। तो ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार किस प्रकार प्राप्त होता है? जैसे फैक्ट्रियां तथा कारखाने में रोजगार प्राप्त करने के लिए इसका तरीका रहता है कि ठेकेदार के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना। ठेकेदार जो हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है, किसे कहते हैं ठेकेदार, जो औद्योगिक संस्थान के लिए कामकारों की व्यवस्था करता है। जैसे आप देखेंगे कि कानपुर को कपड़ा मिलों में ठेकेदार के माध्यमों से कारीगरों की नियुक्ति होती है। तो इन मिलों में ठेकेदार को मिस्त्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं ठेकेदार या मिस्त्री, स्वयं भी मिल मालिकों से काम पर ही होते हैं, परंतु वे मालिकों के कृपा पात्र, उनके बहुत ही नज़दीकी होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। तो वे क्या करते हैं कि कर्मचारियों के मुखिया के रूप में जाते हैं और ठेकेदार अपने समुदाय के अन्य क्षेत्र के कार्य के इच्छुक व्यक्तियों को मालिकों के पास लाते हैं और उनकी सिफारिश पर व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया जाता है। तो ये था ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना। फिर अगला टॉपिक है हमारा कार्यकारिणी, चौथा पॉइंट, कार्यकारिणी तथा यूनियन द्वारा रोजगार प्राप्त करना। तो कार्यकारिणी और यूनियन द्वारा रोजगार जो है वह रोजगार प्राप्त करने में ठेकेदार का महत्व क्या हो गया, इससे घटने लगा। अब सभी बड़े संस्थानों में कर्मचारियों की कार्यकारिणी तथा यूनियन बन गई है। तो कार्यकारिणी तथा यूनियन के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या है कि कार्यकारिणी तथा यूनियन लोगों को रोजगार प्राप्त करने में अपना योगदान दे रही है। कहीं कहीं तो यह भी देख लेते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि उनके बच्चे को ही काम पर नियुक्त किया जाए, और इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी इसमें मिलते हैं। तो यह व्यवस्था जो है वो बदल गई, कामकाज के रूप से जानी जाती है। तो इस व्यवस्था में क्या है कि जब कोई कामगार लंबी छुट्टी पर जाता है तो उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को की ही बदली कामकाज करता है वो। तो इसमें अनेक बदली कामगार जो हैं लंबे समय तक एक ही संस्थान में कार्य करते रहते हैं। तो इन कामगारों को किसी कामकाज से छुट्टी पर जाने पर काम पर लगा दिया जाता है और वह स्थायी पद उनका हो जाता है। तो इनको रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। तो इस व्यवस्था को संगठित क्षेत्र अनुबंधित कार्य के रूप में जाना जाता है। फिर पांचवा है इसी में तिहाड़ी पर काम प्राप्त करना। तो पांचवा पॉइंट है तिहाड़ी पर काम प्राप्त करना। तो तिहाड़ी पर कैसे काम प्राप्त होता है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए यह एक तरीका तिहाड़ी पर काम करना है। तो इस व्यवस्था का प्रचलन जो है वह मुख्य रूप से भवन निर्माण कार्यों तथा ईंट बनाने वाले भट्टों पर होता है। तो यह व्यवस्था भी ठेकेदार के माध्यम से चलती है।
इस व्यवस्था को भी ठेकेदार के माध्यम से चलाई जाती है। तो इसमें कामकारों की व्यवस्था करने वाले ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मजदूरी के इच्छुक व्यक्तियों से संपर्क करता है तथा उन व्यक्तियों को कुछ पैसा उधार या एडवांस के रूप में दे देता है, ताकि कामकार जो है यातायात का खर्चा कर सके और दिया गया एडवांस ठेकेदार उनकी दिहाड़ी में से काट भी लेता है। तो ये कामकार ठेकेदार जो हैं क्या हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। तो इनकी स्थिति जो है वह बंधुआ मजदूरों जैसी नहीं होती। ये केवल निर्धारित कार्यों के लिए ही जिम्मेदार होते हैं और वे ठेकेदार जो हैं ठेकेदार के दायित्वों से बंधे हुए भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये अनेक प्रकार से स्वतंत्र होते हैं। वे किसी एक अनुबंध को समाप्त करके कहीं और भी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था में पूरा का पूरा परिवार ही अपना मूल स्थान छोड़कर किसी नगरीय या औद्योगिक केंद्र में चला जाता है। तो ऐसे में परिवार के सभी सदस्य कुछ न कुछ कार्य कर लेते हैं। ईंट के भट्ठों पर अधिकांशतः ऐसा ही मिलता है। लेकिन अब वर्तमान समय में हमारी सरकार ने रोजगार प्राप्ति के लिए स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिनके अंतर्गत रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हैं। तो इन कार्यक्रमों के लागू होने पर समाज के विभिन्न वर्गों को रोजगार प्राप्ति के कुछ अधिक अवसर। तो वर्तमान में इस तरह की सुविधाएं जो हैं, स्टैंड अप इंडिया, मेकअप इंडिया, ये कार्यक्रम हमारी सरकार ने लागू किए हैं। तो इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा महिलाओं को भी रोजगार, अधिक अवसर उनको उपलब्ध हो रहे हैं। तो इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के युवा वर्ग को देश के विकास में भागीदारी बनाना। तो ये था हमारा लोग काम किस तरह पाते हैं। तो लोग किस तरह काम पाते हैं, इसमें पहला था हमारा विज्ञापन द्वारा रोजगार प्राप्त करना, दूसरा था स्वनियोजित रोजगार प्राप्त करना, और तीसरा था ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना, चौथा था कार्यकारिणी तथा यूनियन द्वारा रोजगार प्राप्त करना, और पांचवा था दिहाड़ी पर काम करना। अब हमारा अगला टॉपिक है काम को किस तरह किया जाता है। ये तो प्राप्त करना हो गया था। अब ये देखेंगे कि काम को किस तरह किया जाता है। तो काम को किस तरह किया जाता है, तो इसमें जो है औद्योगिक समाज में उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाता है और उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किस ढंग से किया जाए कि उत्पादन एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यों को
अधिक व्यवस्थित तथा नियोजित ढंग से करना आवश्यक होता है। तो कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर एक मैनेजर की व्यवस्था होती है और मैनेजर की भूमिका क्या होती है कि कामकारों को नियंत्रित रखना तथा उससे अधिक कार्य को समय के अंदर पूरा करवा लेना। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि कार्य के घंटों को अधिक कर देना और दूसरा तरीका है पहले से निर्धारित कार्य घंटों में ही उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का लक्ष्य तय। तो जो मशीनों के अधिक उपयोग से उत्पादन दर में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन मशीनों के अधिक उपयोग से कुछ खतरों की भी आशंका बढ़ जाती है। तो इस बात की व्यवस्था को जानने के लिए मशीनें ही कामगारों का स्थान ले लेती हैं। तो ये स्वचालित मशीनों का इसमें अपनाया जाता है। तो इस व्यवस्था में उत्पादन में कामगारों की आवश्यकता घट जाती है, व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है और कामगार के बेरोजगार होने की स्थिति, जो व्यक्ति होते हैं वह बेरोजगार हो जाते हैं। और यही कारण है कि मार्क्स तथा गांधी दोनों ने अति मशीनीकरण का विरोध किया था। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक उपाय और भी अपनाया गया। वह क्या था कि कार्य को संगठित रूप से करना। इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंधन को आवश्यक माना गया और वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत अमेरिका के फ्रेडरिक बिस्ली टेलर ने सन 1890 में ये प्रस्तुत किया था। इनके सिद्धांत को टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग के नाम से आज भी लोग जानते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि कोई छोटे छोटे जो भागों या इकाइयों में बांट देना चाहिए, जिससे छोटे छोटे भागों को कामगारों को अलग अलग सौंप दे। तो इससे क्या होगा, एक कामगार को केवल एक ही काम करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेंगे कि किस तरीके से जो है वो किया जाता है। एक पुत्र को ही एक पुर्जे को बनाना या उचित स्थान या फिट करना होता है। तो इस व्यवस्था में प्रत्येक कामगार को एक कार्य सौंपा जाता है और उस कामगार को निर्धारित समय में उस कार्य की पूरा कर देना होता है। तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टॉपवॉच को अपनाया गया। तो जब स्टॉपवॉच को अपनाया गया तो कार्य को क्या हुआ, तेज़ी से तथा निर्धारित समय में पूरा करने के लिए असेंबली लाइन की प्रारंभ किया गया। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कामगार को कन्वेयर बेल्ट के साथ सहकर्मी के रूप में अंतिम उत्पादन में एक पुर्जे को जोड़ना था। कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ संबद्ध किया गया और यह व्यवस्था 1980 में लागू की गई। और इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण को अपनाया गया।
तो ये औद्योगिकरण के अंतर्गत मशीनों के अधिक से अधिक प्रयोग से जहाँ एक ओर उद्योगों में कामगारों के लिए रोजगार के अवसर घट गए थे, वहीं इनका एक काम करने वाला कामगार प्रभाव बढ़ा। अब मशीनीकृत उद्योगों में कामगारों को कामगारों को अपना काम भी मशीनों के अनुसार करना पड़ा। तो कामगारों को विश्राम का कोई विशेष अवसर उपलब्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मारुति उद्योग लिमिटेड में कामगारों को पूरे दिन में कुल मिलाकर 45 मिनट का विश्राम मिलता है। इसके अंतर्गत 30 मिनट का समय खाने के लिए तथा 2 बार 7.5 मिनट का अलग विश्राम चाय पीने के लिए मिलता है, और शेष पूरा समय निरंतर पूर्ण एकाग्रता तथा फुर्ती से काम करना पड़ता है। तो क्या देखा जाएगा कि अत्यधिक व्यस्तता से काम करने के कारण अधिकांश कामगार 40 वर्ष की आयु तक काम करते हैं और पूरी तरह से थक जाते हैं तथा वे प्रायः स्वेच्छित अवकाश ले लेते हैं। अब आधुनिकी औद्योगिक कार्य व्यवस्था में अधिकांश कार्य बाह्य स्रोतों में करवाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, सफाई, सुरक्षा, ये सब आवश्यक है। बाह्य स्रोतों में होता है तो इसमें बाह्य स्रोतों से कार्य करवाना अधिक सुविधाजनक तथा सस्ता भी होता है। कार्य सही समय पर हो जाता है, परंतु कभी क्या होता है, कामगारों में इससे समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब उन्हें बाह्य स्रोतों से होने वाले सप्लाई में विलम्ब होता है। तो ऐसे स्थायी कामगार अपने कार्य को निर्धारित लक्ष्य को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते। तो बाह्य स्रोत से अधिक सप्लाई आ जाती है, तो उस स्थिति में तैयार माल को रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कामगारों में तनाव एवं थकान जो है उपलब्ध हो जाता है। तो ये औद्योगिकरण के अंतर्गत सेवा क्षेत्रों में कार्य करने की भिन्न व्यवस्था लागू हो गई। जैसे सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति पर्याप्त शिक्षित होते हैं तथा ये मध्यम वर्ग से संबंधित भी होते हैं। इनके कार्य में रचनात्मकता होती है तथा कार्य स्वतः स्फूर्त होते हैं। इनके कार्य को भी टेलिज्म लेकर प्रक्रिया के अनुरूप माना जाता है। तो इस वर्ग के व्यक्तियों को औसत 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है और शिफ्टों में कार्य होता है। यहाँ पे रात दिन कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। तो कार्य व्यवस्था के भी कार्य करने वाले तथा समाज पर इनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हैदराबाद है, गुरुधाम है, इन स्थलों पर ITI कंपनियां, कॉल सेंटर रात दिन कार्य करती हैं। इन क्षेत्रों में दुकानों तथा रेस्टोरेंटों के भी खुलने तथा बंद होने का समय बदलता है। तो इस कार्य व्यवस्था पर लोगों के पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो कार्यालयों में पति पत्नी दोनों ही कार्यशील हैं, तो ऐसे में बच्चों की देखभाल की समस्या उत्पन्न होती है। और अनेक दंपति ऐसे भी होते हैं जो शिशु पालन गृह में बच्चों को छोड़ देते हैं। और कुछ परिवारों
में अब दोबारा बच्चों की देखभाल के लिए दादा दादी नाना नानी के पास छोड़ना पड़ता है। तो कार्यों में मशीनों के प्रयोग तथा सूचना तकनीकी के प्रयोग ने ज्ञान, आर्थिक या नॉलेज इकोनॉमी को प्रेरित किया। इससे कामगारों की दक्षता को भी प्रभावित किया। ब्रेमेन का मानना है कि कामगारों की दक्षता कम हुई। एक समय था कि इस वास्तुकार में नक्शों की दक्षता थी, परंतु अब कंप्यूटर की सुविधा के कारण उनकी दक्षता में कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कार्य व्यवस्थाएं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा कार्य व्यवस्थाएं। अब अगला हमारा है टॉपिक कार्य व्यवस्थाएं। तो कार्य व्यवस्थाओं में हम ये देखेंगे कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में कार्य व्यवस्थाओं को भी समुचित इसकी जानकारी दी गई है कि विभिन्न कार्यों की कार्य अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ कार्यों की कार्य अवस्थाएं बहुत प्रतिकूल या खराब होती हैं। तो उन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने सभी कार्यों को दशकों को बेहतर बनाने के लिए अनेक कानून निर्धारित किए हैं। तो वो कानून उन्होंने जो निर्धारित किए हैं, तो कार्यकारी या श्रमिकों को कार्य व्यवस्थाओं को समझाने के लिए खाद्यान्न के कर्मचारी को कार्य व्यवस्थाओं को जानना होगा और उन्हीं के अनुसार केवल कोयला खादानों में लगभग 5-6 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। तो इन श्रमिकों को कार्य अवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए सरकार ने 1952 में खदान एक्ट लागू किया। तो इस खदान एक्ट में क्या था कि कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य घंटे निर्धारित किए गए और निर्धारित कार्य अवधि से अधिक समय कार्य करवाने पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान रखा गया। तो इसमें सुरक्षा के नियम भी निर्धारित किए गए। यह देखा गया कि बड़ी कंपनियां निर्धारित नियमों का पालन करती हैं, परंतु जो छोटी व खुली खादानें हैं उनमें नियमों की अवहेलना हो जाती है। तो खादानों में अनेक स्थानों पर उपठेका प्रवृत्ति का प्रचलन हो गया। तो यह व्यवस्था हो गई ठेके द्वारा नियमों को व्यापक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठेकेदार जो होते हैं वह श्रमिकों के रजिस्टर्ड के रिकॉर्ड तक सही मानते हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो श्रमिकों को समुचित क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती। अब खाद्यान्नों में क्या होता है कि खाद्यान्नों में काम करने वाले को जोखिम स्थिति उनकी होती है। श्रमिकों को बाढ़, आग तथा ऊपरी सतह में धंसने, दुर्घटनाओं, इन सब का भी सामना उनको करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, खाद्यान्नों में घातक गैसों का रिसाव होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेक श्रमिक सांस से संबंधित रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। तो ये श्रमिक क्या होते हैं, क्षय रोग या सिलिकोनिया रोग के शिकार होते हैं। तो कुछ खादानें खुली खाद्यान्न के रूप में होती हैं, तो उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों को तेज़ धूप, गर्मी, वर्षा इनमें काम करना पड़ता है। तो इस वर्ग के खाद्यान्न श्रमिकों को अनेक बार
खाद्यान्न के फटने या गिरने से दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ता है। तो हमारे देश के इस प्रकार की दुर्घटना में कुछ अधिक घटनाएं होती हैं इसमें। फिर खाद्यान्न के जो श्रमिक हैं, खाद्यान्न के श्रमिकों से उद्योगों में भी श्रमिकों एवं कामगारों को कुछ प्रतिकूल कार्य दशाओं में काम करना पड़ता है। कुछ उद्योगों में प्रवासी कामगार अधिक मिलते हैं, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे मछली संसाधन उद्योगों के जो हैं अधिकता रहती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इसमें युवा महिलाएं ही कार्य करती हैं। तो इन महिलाओं को, श्रमिकों को की कार्य जीवन शैली जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक कमरे में 10-10, 12-12 महिलाएं एक साथ रहती हैं। अधिक मेहनत में काम करती हैं। और महिलाओं के अतिरिक्त अनेक प्रवासी पुरुष भी कामगार के रूप में आते हैं। तो ये पुरुष अविवाहित भी होते हैं तथा यदि विवाहित होते हैं तो अपने परिवारों को साथ नहीं लाते। तो अनेक प्रवासी कामगारों को सामाजिकता निभाने के लिए समय भी नहीं मिलता। तो पारस्परिक संयुक्त परिवारों से आने वाले अनेक प्रवासी श्रमिक अकेले तथा असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। तो ये देखा जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण को अर्थव्यवस्था में कामगारों पर कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अब हम देखेंगे घरों में होने वाले काम। अगला हमारा पॉइंट है घरों में होने वाले काम। तो घरों में होने वाले जो काम हैं उनमें जैसे किसी फैक्ट्री या कारखाने की आवश्यकता नहीं होती, जो घर में काम होते हैं। इसमें जो है जैसे लेस बनाना, जरी या ब्रोकेट का काम है, गलीचे तैयार करना, बीड़ियाँ बनाना, अगरबत्तियाँ बनाना, इस प्रकार के घरों में होने वाले कार्य जो हैं महिलाएं तथा बच्चों द्वारा ही किए जाते हैं। तो इन कार्यों को व्यवस्थित रूप से करवाने के लिए उत्पादन संस्थान का कोई एजेंट या प्रतिनिधि जो होता है वह करवाता है। वह उत्पादन के लिए कच्चा माल या सामग्री परिवारों में उपलब्ध करा देता है और आवश्यक निर्देश देता है कि घरों में महिलाएं एवं बच्चे संबंधित कार्य पूरा कर लेते हैं। तो वह एजेंट आता है, तैयार माल ले जाता है और उनको पैसे जो हैं वह दे जाता है। तो पारिश्रमिक या मजदूरी तैयार करने की गणना होती है, न कि कार्य घंटों के आधार पर होता है। इसमें फैक्ट्री आदि संस्थानों में कार्यों के घंटे निर्धारित होते हैं, लेकिन ऐसे में वेतन या मजदूरी इनको दी जाती है और ये घरों में ही कार्यों को अपने संपन्न करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है हड़तालें एवं मजदूर संघ। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो इसके कारणों को देखते हैं कि औद्योगिक समाज में उद्योगपति औद्योगिक संस्थानों के मालिक एक वर्ग का निर्माण करते हैं और दूसरा वर्ग औद्योगिक उत्पादन में संलग्न कामगारों या श्रमिकों द्वारा गठित होता है। इन दोनों वर्गों में हित प्रायः विपरीत होता है। उद्योगपति वर्ग श्रमिक से अधिक क्या करता है, अधिक से अधिक श्रम करवाकर उत्पादन बढ़ाना चाहता है और तथा कम से कम वेतन देना चाहता है। तो इससे जो है कामगार या श्रमिक वर्ग अधिक से अधिक सुविधाएं तथा अधिक वेतन की मांग करता है। तो इनमें क्या होता है, मालिक और मजदूरों के बीच में टकराव होता है। तो जब टकराव होता है तो श्रमिक वर्ग को संगठित होना पड़ता है
और श्रमिकों के संगठन को श्रमिक संघ या मजदूर संघ कहते हैं। तो श्रमिक संघों में प्रत्यक्ष रूप से एकता तथा समानता होती है, लेकिन परोक्ष रूप से इनमें जातिगत तथा क्षेत्रीगत संबंधी भेदभाव भी होते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वे क्या हैं? हड़ताल तथा तालाबंदी। तो हड़ताल क्या है? अब इसको जानते हैं हम लोग कि हड़ताल किसे कहा जाता है। हड़ताल जो है वो औद्योगिक क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। श्रमिक वर्ग तथा मालिक वर्ग आपसी तनाव के परिणाम स्वरूप जब श्रमिक औद्योगिक कार्य में अपना सहयोग देना बंद कर देता है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? हड़ताल। और फिर उसके साथ क्या है? कार्य बंद करने के साथ हड़ताल की घोषणा कर दी जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, मालिकों के विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं तथा जुलूस निकाले जाते हैं। तो श्रमिक अपनी मांगों को दोहराते हैं, अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वर्तमान युग में क्या है? जनसंचार के साधनों के पर्याप्त विकास के कारण श्रमिकों द्वारा की गई हड़तालें व्यापक रूप ग्रहण कर लेती हैं। हड़तालों के प्रचार की प्रक्रिया तीव्र होती है तो मालिकों के अतिरिक्त सरकार तथा अन्य समाज सेवी संस्थाएं उनसे अपील की जाती है कि उनके अधिकार उन्हें दिलाए जाएं, तो उन पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। तो हड़ताल की स्थिति में श्रमिक वर्ग पूर्ण असहयोग कर मालिक वर्ग का प्रत्येक संभव तरीके से विरोध करता है। और कभी कभी तो हड़ताल जो है भयानक रूप भी धारण कर लेती है। ऐसी स्थिति में हिंसा तथा तोड़फोड़ के कार्य होने लगते हैं। तो जब हिंसा तथा तोड़फोड़ के कार्य होने लगते हैं तो हड़तालों के लिए विभिन्न कारण और विभिन्न दशाएं जो हैं जिम्मेदार होती हैं, जिसमें मुख्य कारण क्या हो जाता है कि मालिक श्रमिक वर्ग में विश्वास की कमी होती है। मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण तथा सुविधाओं में कमी महसूस करना और पूंजीवादी मनोवृत्ति भी इस हड़ताल को जन्म देती है। नियुक्ति, वेतन, बोनस, पदोन्नति मालिकों द्वारा पूर्व निर्धारित नीति के उपलब्ध के परिणाम भी हड़तालें होती हैं। और कुछ राजनीतिक नेता तथा श्रमिक संघों के नेता अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए श्रमिक वर्ग को उकसाकर भड़काकर हड़ताल करवा देते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई अन्य प्रतिस्पर्धा औद्योगिक संस्था भी प्रतिस्पर्धा को अनैतिक रूप देकर संबंधित स्थान के श्रमिकों को बहकाकर हड़ताल करवा देती है। तो ये कहा जाएगा कि अनेक कारणों से औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल हो जाती है। और हड़ताल का कारण चाहे जो भी हो, उचित हो या अनुचित हो, लेकिन उसका परिणाम सदैव क्या होता है? हानिकारक होता है। हड़ताल के कारण औद्योगिक क्षेत्र की शांति तो भंग होती है, साथ ही साथ वर्ग संघर्ष को भी बढ़ावा मिलता है। तो इससे क्या है? हड़ताल के परिणाम से उत्पादन की प्रक्रिया रुक जाती है। उत्पादन के रुकने से या कम होने से मालिकों को क्या होती है? हानि होती है।
और पूरे राष्ट्र को भी उससे हानि होती है। तो हड़तालों के परिणाम को ध्यान में रखने के लिए हड़तालों को रोकना औद्योगिक संस्थाओं तथा पूरे राष्ट्र के लिए हितकर है। अब इसको कैसे रोका जाए हड़ताल को? इसके लिए मालिकों को मानवीय दृष्टिकोण, पक्षपातहीनता नियमों का पालन, श्रमिकों के निर्णयों में भागीदारी, मांगों का संतोषजनक हल तथा पर्याप्त सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन उपायों के द्वारा हम हड़ताल को रोक सकते हैं। तो ये तो हमारा हड़ताल था। अब दूसरा हमने बताया था तालाबंदी। तो तालाबंदी क्या है? यह औद्योगिक क्षेत्र में इस समस्या के लिए उद्योगपति या मिल मालिक उत्तरदायी तो होते ही हैं, लेकिन तालाबंदी की स्थिति में मालिक स्वयं ही अपने उद्योग संस्थान को बंद कर देता है, गेट पर ताला डाल देता है और उत्पादन कार्य बंद कर दिया जाता है। तो मिल मालिक जो हैं, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों तथा श्रमिकों को औद्योगिक संस्थान में प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो तालाबंदी के कारण जो है, रोकथाम के उपायों को, जैसे तालाबंदी के समस्त कारणों को, दो वर्ग इसके लिए मुख्य माने जाते हैं। पहला तो यह है कि उन कारकों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें उत्पादन की कमी का मुख्य कारण के रूप में सिद्ध हो। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि औद्योगिक विभिन्न कारणों से निरंतर घाटे में चलने लगती है। तो घाटा सहने के बाद उद्योग मालिक क्या करता है? ताला बंद कर देता है, बाध्य हो जाता है ताला बंद करने के लिए। और कभी कच्चा माल मिलना। तो हम लोग बच्चों तालाबंदी के बारे में है। तो ये जो तालाबंदी के परिणाम होते हैं, ये औद्योगिक संस्थान बंद करते हैं। तो इसमें सभी श्रमिक एवं कर्मचारी क्या होते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। श्रमिकों के पास कोई पूंजी तो होती नहीं है कि वे रोजगार कमाते तथा रोज खर्च करते हैं। तो रोजगार से वंचित होकर उनकी दशा क्या होती है? दयनीय हो जाती है। और कभी कभी उन्हें भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। तो ये तालाबंदी का घोर विरोध करते हैं। इसके लिए वे प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं तथा कभी कभी उत्तेजित होकर औद्योगिक संस्थान पर आक्रमण भी करते हैं। तो ऐसा जो है, ऐसा करने से क्या होता है कि तालाबंदी के कुछ गंभीर तथा व्यापक परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे अब हम देख लेंगे कि उत्पादन कार्य ठप होने से बाज़ार में क्या होता है? वस्तु विशेष की कमी होने लगती है तथा जो मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी होती है, इसके अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। और कभी तो औद्योगिक संस्थान में होने वाली तालाबंदी का प्रभाव अन्य उद्योग संस्थानों पर भी पड़ता है, क्योंकि औद्योगिक संस्थान एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। कोई एक औद्योगिक संस्थान विभिन्न संस्थानों के लिए कच्ची सामग्री तैयार करता है और कच्ची सामग्री बनाने वाले संस्थान में तालाबंदी हो जाने से अन्य संबंधित संस्थानों का कार्य भी रुक जाता है। जब उनका भी कार्य रुक जाता है तो उनमें भी तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है।
तो ये कहेंगे हम कि इस प्रकार तालाबंदी से जहाँ एक ओर असंख्य श्रमिकों का, मिल मालिकों तथा उद्योगपतियों को भारी हानि उठानी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र को भी हानि होती है। तो किसी राष्ट्र के लिए यह अपमानजनक भी है कि तालाबंदी हर दृष्टिकोण से अनुचित है। मालिकों को किसी भी दशा में तालाबंदी नहीं करनी चाहिए। तालाबंदी प्रत्येक दृष्टि से अनैतिक एवं अमानवीय है। राज्य एवं सरकार को चाहिए कि तालाबंदी पर रोक लगाए और उद्योगपति अनावश्यक रूप से तालाबंदी का प्रयास न करें। अपने संस्थान को, अपने अधिकार को लेकर सरकार की देखरेख में चलाना चाहिए। अब इसमें कुछ आपको जो हैं छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, छोटे रूप में उनको बता दें पॉइंटों को। जैसे अब आपका है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का हाथ के यंत्रों द्वारा उत्पादन शक्ति चालित मशीनों द्वारा उत्पादन में बदल दिया जाता है। तो इस परिवर्तन के साथ ही कृषि, यातायात तथा संचार की तकनीकी में भी परिवर्तन आते हैं और वित्त एवं व्यापार के संगठन में भी परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गया औद्योगिकरण। फिर है उद्योगवाद। उद्योगवाद जो है वह एक जो है औद्योगिक जीवन की, उद्योगवाद औद्योगिक जीवन के साथ अनुकूलन स्थापित किया जाता है। उद्योगवाद जो है उस विश्वास से भी है जो औद्योगिक जीवन के प्रति होता है। फिर है औद्योगिक जीवन। औद्योगिक जीवन जो है इसमें बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है तथा अन्य संबंधित मान्यताओं को भी स्वीकार किया जाता है। फिर है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उस व्यवस्था से है जिसमें कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित होते हैं और कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुले होते हैं। फिर है उदारीकरण। उदारीकरण जो है, उदारीकरण उस नीति से है, वह नीति है जिसके अंतर्गत निजी कंपनियां विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने को प्रोत्साहित किया जाता है जो पहले सरकार के लिए आरक्षित थे। फिर है औद्योगिक इंजीनियरिंग। औद्योगिक इंजीनियरिंग उस वैज्ञानिक प्रबंधन से है जिसके अंतर्गत कार्य को छोटे से छोटे पुनरावृत्ति तत्वों में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान होता है। तो इस व्यवस्था में दिए गए कार्य को निर्धारित समय में पूरा करना पड़ता है। इस व्यवस्था को टेलरिज्म भी कहा जाता है। फिर है विस्थापित। विस्थापित जो है, ये विस्थापित उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जिससे उसकी भूमि या आवास में बेदखल करके किसी अन्य क्षेत्र में बसने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये था हमारा औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। तो ये लेसन हमारा समाप्त हो गया है और अब अगला लेसन जो है वो आप लोगों को
लेसन 6 भूमंडलीकरण जो है इसको पढ़ाएंगे। और आज के बाद बच्चों आप लोगों की ऑनलाइन क्लास भी समाप्त हो जाएंगी। 15 दिन के लिए जो है ऑनलाइन क्लासें बंद की जाएंगी, 16 जून से लेकर के और 30 जून तक। उसके बाद 1 जुलाई को जैसा आदेश होगा, या तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी या अगर कॉलेज खुलने का आदेश होगा तो कॉलेज खोला जाएगा। तो अब तब तक के लिए आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप पुनः पूछ सकती हैं। अब ये नहीं कि 15 लिए पढ़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन यदि कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग पूछ सकती हैं, उसका जवाब आप लोगों को ऑनलाइन हम लोग दे देंगे। तो बेटा इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को।